नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही अलग और असामान्य संबोधन हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस संबोधन में मुख्य रूप से 3 बातें कही गईं। ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदने से बचें और विदेशी यात्राओं को फिलहाल टाल दें। आखिर आयातित मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए यह रास्ता क्यों चुना गया? आज हम इसी अप्रत्याशित अपील के पीछे काम कर रहे अर्थशास्त्र का एक निष्पक्ष और गहरा विश्लेषण करेंगे। अब इस बात पर जरा गौर करने की जरूरत है कि शीर्ष नेतृत्व से इस तरह के बिल्कुल सटीक और व्यक्तिगत अनुरोध आना कितना दुर्लभ है। आमतौर पर इस प्रकार की राष्ट्रीय एडवाइजरी केवल महामारी जैसी किसी बहुत बड़ी और अभूतपूर्व आपात स्थिति के लिए ही रिजर्व होती है। नागरिकों से सीधे तौर पर अपनी खपत की आदतों में बदलाव करने की ये अपील साफ इशारा करती है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर आर्थिक हलचल चल रही है। और यहीं से एक रहस्य पैदा होता है। एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार को आम लोगों से अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है? कोई व्यक्ति दफ्तर से काम करता है या घर से, वो त्योहार पर जेवर खरीदता है या छुट्टियां मनाने विदेश जाता है, ये सारे विकल्प तो बहुत व्यक्तिगत लगते हैं, है ना? तो फिर ये चीजें एक विशाल वैश्विक आर्थिक श्रृंखला से कैसे जुड़ जाती हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर यानी वैश्विक तेल संकट को समझना होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कच्चे तेल की कीमतों में आया भारी उछाल। जो कीमतें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से पहले $70 प्रति बैरल के नीचे हुआ करती थीं, वे अब लगभग दोगुनी होने का खतरा पैदा कर रही हैं। और सच कहूं तो इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की ये बढ़ती कीमत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर एक विनाशकारी प्रहार की तरह काम करती है। और इसका असर कैसा होता है? बिल्कुल एक क्लासिक डोमिनोज इफेक्ट की तरह। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में अगर सिर्फ $1 की भी वृद्धि होती है तो वो लगभग हर घरेलू क्षेत्र में एक बड़ा झटका भेजती है। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियों का पेट्रोल या डीजल ही नहीं, बल्कि कृषि के लिए ट्रैक्टर का ईंधन, कारखानों की बिजली और यहाँ तक कि प्लास्टिक और खाद्य वितरण की लागत भी अपने आप बढ़ जाती है। चलिए अब इस पूरी स्थिति के सबसे मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयातित मुद्रास्फीति या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन असल में क्या बला है। तो मूल चुनौती ये नहीं है कि देश के भीतर कोई नीतिगत विफलता या कुप्रबंधन हुआ है, बल्कि यह महंगाई पूरी तरह से देश की सीमाओं के बाहर पैदा होती है। जब कोई देश वैश्विक बाजार से महंगा कच्चा तेल या उर्वरक खरीदता है तो असल में वो उन उत्पादों के साथ साथ वहां की महंगाई को भी अपने स्थानीय बाजारों में आयात कर रहा होता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि महंगा ईंधन खरीदना कैसे राष्ट्रीय बचत को निचोड़ लेता है। सबसे पहले महंगा तेल खरीदने के लिए भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरता है। डॉलर की कमी से हमारा रुपया कमजोर हो जाता है और जब रुपया कमजोर होता है तो बाकी हर एक आयात और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। ये केंद्रीय बैंक पर एक बहुत भारी दबाव डालता है। अब जबकि हम इस व्यापक अर्थशास्त्र को समझ चुके हैं तो चलिए वापस हैदराबाद के उस संबोधन पर चलते हैं और उन 3 चौंकाने वाली अपीलों को डिकोड करते हैं। आयातों को इस तरह से बांटकर देखने पर एक रणनीतिक लॉजिक साफ तौर पर सामने आता है। कच्चा तेल, खाद्य तेल और उर्वरक जैसी चीजें हमारी जरूरत हैं, इन्हें तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सोने की खरीद या विदेशी छुट्टियां ऐसे खर्च हैं जिन्हें टाला जा सकता है। इन गैर जरूरी चीजों पर खर्च रोककर हम उन बहुमूल्य डॉलर्स को बचा सकते हैं जो असल में आवश्यक चीजों के आयात के लिए जरूरी हैं। यहीं पर वर्क फ्रॉम होम का अर्थशास्त्र काम आता है। दैनिक आवागमन को कम करने से यातायात घटता है और लाखों लोग जब घर से काम करते हैं तो ईंधन की खपत में भारी गिरावट आती है। ईंधन की ये छोटी सी दिखने वाली बचत सामूहिक रूप से देश के कच्चे तेल के आयात बिल में कमी लाती है और अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान वर्तमान में देश की तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाया जा रहा है। इसे अंडर रिकवरी कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद नागरिकों को उस झटके से बचाने के लिए घरेलू कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। यही वो विशाल दैनिक घाटा है जिसके कारण ईंधन का उपयोग कम करने की इतनी तत्काल अपील की गई है। अब दूसरी अपील की बात करते हैं, सोना।
शादियों और त्योहारों में सोने से गहरा भावनात्मक जुड़ाव तो है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है और ये डॉलर की भारी निकासी का कारण बनता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अर्थशास्त्र में सोने को एक गैर उत्पादक संपत्ति माना जाता है, जो चालू खाता घाटे को तो बढ़ाती है, लेकिन बदले में कोई घरेलू आर्थिक मूल्य पैदा नहीं करती। सरकार आयात कम करने के लिए ड्यूटी बढ़ा सकती है, लेकिन 6% से ज्यादा ड्यूटी बढ़ाने पर तस्करी का जोखिम रहता है। इसीलिए स्वेच्छा से न खरीदने की अपील की गई है। और तीसरी अपील विदेशी छुट्टियों से जुड़ी है। कोई विदेश यात्रा या डेस्टिनेशन वेडिंग सुनने में बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन ये मुद्रा परिवर्तन, एयरलाइन ईंधन, होटल और शॉपिंग के जरिए डॉलर को सीधा खत्म करती है। इन यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने का सीधा सा अर्थ है कि वो पैसा देश से बाहर जाने के बजाय घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर ही खर्च होगा। ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्वास्थ्य को समझने के लिए हमें आज की स्थिति की तुलना 1991 के ऐतिहासिक संकट से करनी होगी। ये तुलना निर्णायक रूप से साबित करती है कि आज हम 1991 जैसी किसी भयानक स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं। तब हमारे पास मुश्किल से 1 या 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और राष्ट्रीय सोने को गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज अर्थव्यवस्था के पास लगभग $700 बिलियन का एक विशाल भंडार है, जो 11 से 12 महीनों के आयातों को आसानी से कवर कर सकता है। राष्ट्र निश्चित रूप से ऊर्जा के झटकों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन आज का यह मजबूत आर्थिक बफल किसी भी पतन की संभावना को खारिज करता है। अंततः ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे नागरिकों के दैनिक विकल्प सामूहिक रूप से मिलकर इतने बड़े वैश्विक आर्थिक बदलावों का कारण बन जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। आखिर हमारी और आपकी रोजमर्रा की कौन सी आदतें समय के साथ किसी राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार और उसकी वैश्विक वित्तीय ताकत को वास्तव में बनाती या बिगाड़ती हैं? इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।